नमस्कार साथियों, आप सबका आज की संविधान सम्मान सम्मेलन में मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी। हरियाणा, पंजाब क्षेत्र से दूर दूर से आए सभी लोग जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया है और समर्थन दिया है, आप सबका दिल से धन्यवाद। हरियाणा में है हम, पंजाब में है। लस्सी राबड़ी पी के नहीं आए क्या आज आप लोग सुबह सुबह? जोश कम लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि आज जितने भी ऑडिटोरियम में लोग हैं वो हमसे कनेक्ट हो। जोश कम नहीं होना चाहिए भाई। हरियाणा के लोग हैं, दहाड़ते हैं, पंजाब के लोग हैं, लड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो हमारा मुद्दा है इस पैनल का, वो है सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता। इस विषय में जो हमारे पैनल में पैनलिस्ट हैं, मैं पहले उनसे अनुरोध करूंगी कि वो अपनी बात रखें, फिर अंत में मैं अपनी बात रखना चाहूंगी। हम शुरुआत करेंगे राजेंद्र पाल गौतम जी से। वहीं से बोल लीजिए सर, प्लीज। हाँ, इधर आके बोलें। दुनिया को समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री का मार्ग दिखाने वाले तथागत भगवान बुद्ध, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, नारायण गुरु जी, मानवर कांसीराम साहब व समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप समस्त साथियों को क्रांतिकारी जय भीम करता हूं, विनम्र नमो बुधाय करता हूं। आज का जो समारोह है, संविधान सम्मान समारोह, निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। इससे पहले अभी करीब 10 दिन पहले लखनऊ में किया था, उससे 10 दिन पहले करीब दिल्ली में किया था। ये तीसरा प्रोग्राम है। सामाजिक न्याय की तरफ हम लोग बढ़ने की भी कोशिश ही कर रहे थे, लेकिन सामाजिक न्याय को रास्ते को रोकने का प्रबंध मनुवादी सरकार ने कर दिया है। हम लोग की समस्या यह है कि हम अपनी समस्याओं के असल कारण को नहीं जानते, और असल कारण को ना जानने की वजह से जो इलाज खोजते हैं उसकी वजह से इलाज होता नहीं है। भाई अगर आपस में बातचीत कर रही है तो इसके प्रोग्राम को फायदा क्या है? आप लोग जरा कंसंट्रेट करें। एक आदमी को 8-8 मिनट मिल रही है केवल, और वो 8 मिनट भी आप ना सुने तो सामाजिक न्याय तो दूर की बात है, मनुवादी व्यवस्था जो कुछ बाबा साहब दे रखे थे वो छिन जाने वाला है। करमवीर जी, 2 मिनट आप सब लोग प्लीज बैठ के सुन लीजिए। गौतम जी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं, ये हम बाद में भी कर सकते हैं। आज का विषय है राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक स्वतंत्रता। मैं समझता हूं कि यह विषय जितना गंभीर है, उसमें अगर न्याय ना जुड़े, अगर केवल सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्वतंत्रता मिले लेकिन न्याय ना मिले, तो ऐसी स्वतंत्रता का मोल क्या है? संविधान ने तो सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक न्याय की बात की है, और न्याय मिलता दिख नहीं रहा। कॉन्स्टिट्यूशन में केवल ये लिख देने मात्र से कि सबको सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक न्याय मिले, स्वतंत्रता मिले, लेकिन न्याय का अवसर ना मिले। बिना अवसर के उन शब्दों का हम करें क्या? लगभग हजारों साल की गुलामी की जंजीरों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो तोड़ा, वो इतना आसान नहीं था। इस संघर्ष में उन्होंने अपने 5 में से 4 छोटे छोटे बच्चों को गंवाया, जवानी में अपनी पत्नी माता रमाबाई को गंवाया, अपना पूरा जीवन जलाकर
वो हमारे लिए विकास के रास्ते बना कर गए। अगर वो हमें राजनीतिक रिजर्वेशन ना दिलवाते तो मैं एमएलए नहीं बनता, और एमएलए नहीं बनता तो दिल्ली की सरकार में मैं कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं बनता। और तो और अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिजर्वेशन की व्यवस्था ना करते तो आज भी हमारे किसी एक व्यक्ति को कोई गांव का प्रधान ना जीतने दे। ये कड़वा सच समझ लीजिए। आज आरक्षण को छीनने की जरूरत नहीं है। जैसा लोग कह रहे हैं सरकार आरक्षण छीन लेगी, आरक्षण तो वो छीन चुका है। हजारों साल की जो गुलामी बाबा साहब ने तोड़ी, हमारे पढ़ने लिखने के रास्ते बनाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दिया, राजनीति में रिजर्वेशन दिया, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दिया। लेकिन हमने जो सर्वे किया था कि देश के जितने सीनियर जजेज हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं, सीनियर वकील है, वो सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं या प्राइवेट से पढ़े हैं। तो हमारे सर्वे में निकल कर आया 98% सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस, 98% प्रोफेसर, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट वो सरकारी स्कूलों से पढ़े। तो ये फिर प्राइवेट स्कूल खुलने का सिलसिला शुरू क्यों हुआ, उसकी जरूरत क्या थी, कौन से वो कारण है? जब उन सरकारी स्कूलों से पढ़ के गरीबों के बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बनने लगे, मुख्य धारा में आने लगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उनको कम्पीट करने लगे, तो उन लोगों के पेट में दर्द हो गया जिन्होंने हमें लगभग 3000 साल से गुलाम बना के रखा, जो हमारे लोगों से अपने खेतों के अंदर, अपनी फैक्ट्रियों के अंदर 14-14 घंटे काम करवाते थे, बिना तनख्वाह के, बिना पैसे के, काम के बदले में घर का बचा हुआ खाना लेते थे। आज हमारे लोगों ने न्यूनतम मजदूरी मांगना शुरू कर दिया, 8 घंटे से ज्यादा काम करने पर ओवर टाइम मांगना शुरू कर दिया। आज हमारे लोग अपने जो मजदूरी के जो अधिकार बाबा साहब ने दिए उसकी मांग करने लगे। वो लोग जो कभी भी स्वर्णों के घर के सामने से चप्पल पहन के नहीं निकल सकते थे, वो लोग अफसर बन के उनके ऊपर बैठने लगे या बगल में बैठने लगे, तो उनके लोगों के पेट में दर्द हो गया। उन्हें लगा कि जो लोग कभी हमारे सामने ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते थे, आज वो लोग हमारे बगल में बैठने लगे, अफसर बनने लगे हैं, डॉक्टर बनने लगे हैं, इंजीनियर बनने लगे हैं, साइंटिस्ट बनने लगे हैं, प्रोफेसर बनने लगे हैं। इंटरव्यू में तो हमने कम नंबर दे के नीचे रख देते हैं, लेकिन रिटर्न टेस्ट में हमसे भी ज्यादा नंबर लाने लगे हैं। उनको दर्द हो गया। उन्होंने कहा कि ये सब जो इनको मिला है, ये जो मुकाबले में खड़े हुए हैं, ये केवल और केवल इनको जो पढ़ने का मौका मिला बराबर, क्योंकि वहां टीचर पक्षपात तो करता था, वो हमारे बच्चों को उठा के पीछे बिठा देता था, अपने बच्चों को आगे बिठा देता था, लेकिन पढ़ाता तो सबको एक जैसा था। उसमें गरीब से गरीब का बच्चा भी पढ़ने लिखने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बन जाता। इस दर्द ने उनको एहसास कराया कि ये जो तरक्की हुई है, ये रिजर्वेशन की वजह से हुई है, यह पढ़ने लिखने की वजह से हुई है। उन्होंने तभी षड्यंत्र किया कि इनके पढ़ाई के रास्ते फिर से बंद कर दो, इनके नौकरियों के रास्ते फिर से बंद कर दो। लेकिन उसमें जो बाधा थी, वो बाधा भारत का संविधान था। अब संविधान के रहते इस रास्ते को कैसे रोका जाए, तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल खोलने शुरू किए और सरकारी स्कूलों को कमजोर करना शुरू कर दिया। और कमजोर इतना कमजोर कर दिया, जिस स्कूल के अंदर 100 टीचर चाहिए, वहां पर 25 टीचर हैं। पढ़ाई का माहौल ही नहीं है, वहां पढ़ाई का वातावरण ही नहीं है। जिसके पास पैसा है, चाहे वो कोई दलित भी क्यों ना हो, मजदूर भी क्यों ना हो, जिसके पास थोड़ा बहुत भी पैसा आ जाए, वो सरकारी स्कूल के बजाय अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पसंद कर रहा है।
एक भी बता दो सरकारी अधिकारी कर्मचारी, एक भी कॉलेज का प्रोफेसर, कॉलेज का टीचर, स्कूल का जो अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ा रहा हो, ऑडियो लाइन अभी और कर रहे हैं 10-15 मिनट अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। उन्हें पता है सरकारी स्कूल में दलितों के, गरीबों के, पिछड़ों के बच्चे आते हैं। ये बच्चे पढ़ जाएंगे तो हमारे बच्चों के सामने कंपटीशन खड़ा हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल खोलने शुरू कर दिए और सरकारी स्कूल धीरे धीरे बंद करने शुरू कर दिए। आरटीआई से रिजर्वेशन हमें पता लगा कि पिछले 20 से 15 सालों, 15 से 20 सालों के अंदर लगभग 2.25 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए। तो एक तरफ शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि पैसे के अभाव में हमारे लोग पढ़ ही ना पाए, पढ़ाई अपना छोड़ दें। क्योंकि 99% अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, ये हम बकायदा डाटा के साथ बोल रहे, सर्वे किया हुआ हमारा, 99% SC/ST के लोग ऐसे हैं पूरे देश में। अगर उनकी इनकम हर महीने की देखी जाए तो 3,000 रुपए महीने से 20,000 रुपए महीने के बीच 99% की इनकम है। बाकी का बचा 1% SC/ST, 1% ऐसे जिसमें या तो सरकारी नौकरी में है या वो किसी बिजनेस में आ गए। तो वो लोग जो 1% है वो तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेंगे, लेकिन जो 99% है वो तो मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। सरकारी स्कूल से पढ़ के बच्चा बनेगा क्या? फिर भी बच्चा बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली है, बहुत मेहनत कर लेता है, काबिल है। अब उसके सामने चैलेंज आता है जब बच्चा 10वीं कर लेता है, अब वो बच्चा चाहता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, वकील बनना चाहता हूँ। अब उस बच्चे को कंपटीशन में बैठना है 12वीं के बाद, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, लॉ करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, कोचिंग के लिए कम से कम 3 से 4 लाख रुपया चाहिए पहले तो पहले तो इंतजाम करे वो 3 से 4 लाख रुपए का। उसके बाद अगर बच्चे ने कंपटीशन पास कर लिया, अब उसका नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ऑफर हो रहा है, उसका IIT में एडमिशन ऑफर हो रहा है, उसका दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन शुरू हो रहा है। तो 1 साल की केवल फीस का खर्चा कम से कम 2.5 लाख, हॉस्टल का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, किताबों का खर्चा, खाने का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, सारे खर्चे जोड़ लो तो एक बच्चे को 4 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री करने के लिए चाहिए 15 लाख, 5 साल की लॉ करने के लिए चाहिए 20 लाख, 4.5 साल का मेडिकल करने के लिए चाहिए करीब 20 लाख। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, जितने लोग यहाँ बैठे, दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग के लोग बैठे, अपने गरीब समाज के लोग बैठे, आप लोग बताइए क्या हमारे समाज के 99% लोग SC/ST OBC के 99% लोग क्या 15-20 लाख रुपए का खर्चा उठाकर अपने बच्चे को ये प्रोफेशनल कोर्स की डिग्री करवा सकते हैं क्या? नहीं करवा सकते ना। तो जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आपका बच्चा आगे बढ़ेगा कैसे? इसमें रिजर्वेशन खत्म करने की जरूरत क्या बची? रिजर्वेशन तो उन्होंने पढ़ाई को महंगा करके आपके बच्चों से पढ़ाई को छीनकर रिजर्वेशन ऑलरेडी उन्होंने खत्म कर दिया। ये एक चोट नहीं मारी केवल उन्होंने हमारे समाज के ऊपर, दूसरी चोट उन्होंने मारी एक एक करके सारी सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियों को बेचते चले गए। आज नौकरियां ऑटोमेटिक खत्म हो गई, क्योंकि जब सब कुछ बिक जाएगा, जब सरकारी नौकरियां ही नहीं बचेंगी तो फिर आप उस रिजर्वेशन का क्या चार्ट डालेंगे? यानी कि सरकारों ने सोची समझी साजिश के तहत जानबूझकर एक तरफ हमारे बच्चों से एजुकेशन को छीन लिया और दूसरी तरफ हमारे बच्चों से नौकरी के अवसर को छीन लिया। और तीसरी चीज बचती है बिजनेस। आज कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए जितने लाखों रुपए की जरूरत है, बड़ा करोगे तो करोड़ों चाहिए, छोटे मोटे के लिए भी लाखों चाहिए। क्या हमारे लोगों के पास लाख रुपया है? और जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बने उसके लिए अगर लोन लेने जाओ, आप लोन की फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए जो सिक्योरिटी चाहिए, क्या आपके पास सिक्योरिटी है कि आप सिक्योरिटी दे देना आपके बच्चों को लोन मिल जाए? यानी आप तो बिजनेस करने की इच्छा रखते हुए भी पैसे का अभाव में बिजनेस भी नहीं कर सकते और कोई इंस्टीट्यूशन आपके बिजनेस के लिए लोन नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर देकर गए थे, क्या ये सच नहीं है कि 75% ऑलरेडी वो छीन चुके हैं, 25% बचा है? वो 25% भी जिस रफ्तार से ये लोग चल रहे हैं, जो मनवादी मानसिकता के तहत, जो संविधान को खत्म करके जिस तरह ये वापस मनुस्मृति लाने का एक षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है, बीजेपी, अगर वो इसी तरह बढ़ते रहे तो हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? आज सवाल केवल किसी एक राजनीति का नहीं है, आज सवाल देश को बचाने का है।
देश के संविधान को बचाने का है, अपने आने वाले बच्चे के भविष्य को बचाने का है। यादव जी आ गई है, इशारा मेरी तरफ है कि अब आप रोकिए। और मैं भी एक डिसिप्लिन व्यक्ति हूँ, चूंकि मैं शुरुआत समता सैनिक दल जो बाबा साहब ने बनाया था उससे शुरुआत हुई, और वहां से चल के मिशन जय भीम पूरे देश में हम लोगों ने बनाया। फिर एमएलए भी रिकॉर्ड परसेंटेज वोट की जीत पे दिल्ली में नंबर 1 की परसेंटेज वोट की जीत से जीत के आए, 2 बार मंत्री भी बने, आप भी एमएलए हैं। लेकिन मन को तसल्ली नहीं है, एमएलए बन के मंत्री बन के भी हम 5.5 साल मंत्री रह लिए, लेकिन हम अगर समाज को कुछ दे ना पाए तो फिर उस मंत्री और एमएलए बन के भी क्या है। मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले सुहासिनी जी सिर्फ एक बात को कहना चाहता हूँ। जो आज का टॉपिक है सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता है कहां? आप बाबा साहब के दिए रिजर्वेशन से एमएलए बन गए, सांसद बन गए, लेकिन वहां कह रहे कि पार्टी प्रोटोकॉल। भाई पार्टी प्रोटोकॉल बाद में, पहले संविधान तो पहले नंबर पे है या नहीं है? मुझे बताइए, अगर हम अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को अपनी सरकार के अंदर रह के भी उठा ना सके, अपने लोगों की लड़ाई को लड़ ना सके, संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर अपने समाज को होने वाले जुल्म के खिलाफ बोल ना सके, तो हमारे एमपी एमएलए मंत्री बनने का कोई फायदा है क्या? क्या इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें एमपी एमएलए बनाया था कि हम जाके संसद में जीत के जाएं, विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने और गूंगे बने बन के बैठ जाए, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लुटती रहे, हमारी बस्तियां चलती रहे, और हमें वहां कहा जाए पार्टी प्रोटोकॉल आप चुप रहो, मत उठाओ मुद्दे को। क्यों नहीं उठाएंगे? हम एमएलए एमपी बने या ना बने, और समाज की भलाई करेंगे। और आज मैं एक बात इस पर कर दूं, हम लोग जो भी, एक हमारी बहन बोल रही थी, इस चुनाव को कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं लड़ रही है। मोदी जी जिस तरह देश को जिस तरफ ले जा रहे हैं, मोदी जी को सत्ता से बाहर करने के लिए देश की जनता लड़ रही है, देश के संविधान को बचाने के लिए देश की जनता लड़ रही है। आने वाले समय में जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इसने भी अगर मोदी जी जैसा काम किया, इसने भी अगर एससी एसटी ओबीसी के हक अधिकार की रक्षा नहीं की, इसने भी अगर संविधान की रक्षा नहीं की, इसने भी अगर हमारे अधिकार को ताक पर रख दिया, तो जिस तरह की लड़ाई मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसी के खिलाफ उसी तरह की लड़ाई अपनी आने वाली सरकार के खिलाफ भी हम लड़ने का काम करेंगे। क्योंकि हमारा समाज नहीं बचा तो फिर हम क्या करेंगे? आपने मुझे मौका दिया बोलने का, एक्स्ट्रा टाइम भी दिया, मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, हम बुलाए बस एक नारा हो लगा दूं, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। शुक्रिया। राजेंद्र पाल, मैं इसी बारे में बताना चाहूँगी कि जो त्याग इन्होंने सत्ता का किया, अपने समाज के जय मिशन की और आज का इस कार्यक्रम करने में बहुत बहुत धन्यवाद। आज इनका एक्सीडेंट भी हो गया था क्षेत्र के पास, पर बाबा साहब की आशीर्वाद, उनकी कृपा रही जो आज हमारे बीच में स्टेज पर मौजूद। मैं अपने अगले पैनलिस्ट को यहाँ पर बुलाना चाहूँगी, अशोक भारती जी। इनके नाम में ही इनके जिनको ये फॉलो करते हैं, इनके गुरु का नाम है फॉलोवर एंड डिसिपल ऑफ अशोक भारती and National Confederation of Dalit and Adivasi Organization के चेयरमैन हैं। बराबर तरीके से दलितों की, आदिवासियों की और अंतिम पायदान पे खड़े। I would also like to request कि प्लीज मीडिया साथियों को थोड़ी सी जगह दी जाए। मैं जानती हूँ आप सब लोग यहाँ पर हमारे सम्मेलन में सम्मिलित हुए हैं, लेकिन मीडिया भी एक बहुत जरूरी हिस्सा है। प्लीज 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 इनको थोड़ी सी जगह मिले। मैं चाहूँगी कि जो लास्ट वाली रो मीडिया के लिए डेडिकेटेड थी वो प्लीज खाली कर दी जाए, ताकि हमारे मीडिया साथी रह सकें। अशोक भारती जी का मैं यहाँ पर स्वागत करूँगी और अपनी बात में रखने के लिए
धन्यवाद सुभाषिनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समृद्ध भारत फाउंडेशन के मैनेजिंग ट्रस्टी मेरे दोस्त पुष्पा देशपांडे जी, उसके एग्जीक्यूटिव हेड और चेयरमैन श्री जी, अनिल जैन जी, जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम के लिए 5-6 दिन पहले आके यहाँ पे सारी कोशिश की, मेरे दोस्त राकेश बहादुर जी, करमवीर जी, और दिल्ली से चलकर आई हमारी बड़ी बहन सईदा हामिद, डॉक्टर सईदा हामिद जी, मुखर्जी जी, और मेरे दोस्त राजेश जी मेरे सामने बैठे हैं, और तमाम साथी भाई और बहनों के हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, देश के कोने कोने से आए तमाम भाई और बहन। संघर्ष तो सम्मान का है, और सम्मान का संघर्ष है तो संविधान से ही बचेगा, उन धर्म ग्रंथों से नहीं बचेगा जिसमें इंसान को इंसान बराबर नहीं माना जाता। इसलिए साथियों, मैं बहुत संक्षेप में, और मैं नहीं चाहूंगा कि सुभाषिनी जी को मुझे टोकना पड़े डिसिप्लिन की वजह से, पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि संविधान के लागू होने से पहले इस देश में सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक परिस्थितियों की हकीकत क्या है। इस देश में संविधान से पहले केवल इनकम टैक्स देने वाले लोग ही वोट कर सकते थे, अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था। इस देश में संविधान से पहले हजारों जातियां स्कूल की दहलीज पर, मंदिर की ड्योढ़ी पर, मंदिर के आसपास के रास्तों पर नहीं चल सकते। राजेश जी के सेशन में एंटी डीएनटी की बात आई, उनको तो क्रिमिनल ही माना जाता, और अभी भी कई सरकारों की मानसिकता ऐसी ही है। अनटचेबिलिटी रैम्पेंट थी, महिलाओं को आदमी 4-4 शादियां कर ले, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदुओं की बात है, उनको भी कई शादियां करने की इजाजत है। महिलाओं को प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं था। इन तमाम बातों को हमारे जो आजादी के आंदोलन के नेता थे, एक बड़ी फहरिस्त है उन नेताओं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, सरदार पटेल हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं, तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस देश में एक सपना देखा कि एक नए तरीके का भारत बनना चाहिए, एक नया भारत ये बनाना चाहते हैं, और एक नए भारत का सपना आजादी के आंदोलन में देखा। उस आजादी के आंदोलन के भारत का सपना था समता, बराबरी, भाईचारा। और जब हम भाईचारे, बराबरी, समता और सम्मान की बात करते हैं तो उसकी फाउंडेशन है कि हमारे पास कोई एक ऐसा आईन होना चाहिए, हमारे पास कोई ऐसा संविधान होना चाहिए जो हमारी अतीत की बुराइयां हैं उनको रोक दे, उनको खत्म कर दे, एक रास्ता बताए। वो रास्ता हमारे संविधान ने बताया। संविधान ने क्या बताया? कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति बिरादरी का हो, वो देश में कारोबार कर सकता है, मनुस्मृति ये इजाजत नहीं देती। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्कूल में, किसी भी संस्था में शिक्षा ले सकता है। स्मृतियां तो हमें पढ़ने की इजाजत नहीं देती थी, औरतों को पढ़ने की इजाजत नहीं देती थी। हमें समझना है, अगर ये संविधान नहीं होता तो आज महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं, दलित और पिछड़ों को पढ़ने का अधिकार नहीं मिला। जो छुआछूत इस देश में वो छुआछूत खत्म नहीं। हम जानते हैं कि संविधान ने अनटचेबिलिटी को समाप्त कर दिया। हम ये भी जानते हैं इसके बावजूद कुछ जगह ये बरकरार है, लेकिन ये लड़ाई लगातार है कि ये देश के हर कोने से छुआछूत और गैर बराबरी खत्म होनी चाहिए। ये संविधान का बात है।
लेकिन संविधान में बहुत कुछ दिया। बहुत सारे लोग आज संविधान को ये मान के चलते हैं, दलितों ने, आदिवासियों ने, पिछड़ी जातियों ने, अल्पसंख्यकों ने, जिन्होंने संविधान से बराबरी पाई, सम्मान पाया, हिस्सेदारी पाई, वो ये कह रही है कि हमें वो मैकेनिज्म भी चाहिए कि ये जो रियलिटी, जो संविधान के जो वायदे हैं उनको हम ले पाएं। मुझे पता है बड़ी एक बहस चलाई जा रही है और मैं कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का एक बयान था और मैं और हमारा नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन उस बयान के साथ खड़ा है। क्यों नहीं देश की माइनॉरिटीज को देश के संसाधनों में अधिकार मिलना चाहिए? हम ये पूछना चाहते हैं, क्यों नहीं मिलना चाहिए? जब देश के कारोबार पर केवल एक छोटे से हिस्से का कब्जा है, जब देश के शिक्षा संस्थानों पर केवल छोटी सी एक बिरादरी का कब्जा है, तो हमारे मन में ये डाउट क्यों नहीं होना चाहिए कि अगर ये रवायत चलती रही तो हमारे घरों तक हमारे जो रहे थे साधन को छीन लिए जाएंगे। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि सम्मान की लड़ाई संविधान को आगे ले जाने की। संविधान है तो सम्मान है। मैं जानता हूँ, हम सब लोग जानते हैं, लोग संगठन और विचारधाराएं ऐसी है, आप सब लोग जानते हैं वो कौन से संगठन हैं, वो कौन सी विचारधाराएं हैं, वो कौन से लोग हैं जो संविधान के मूल्यों के खिलाफ हैं। वो दिन पहले की बात है, हमारे देश के रक्षा मंत्री कह रहे हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। संविधान में कहाँ लिखा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए? संविधान तो ये कह रहा है कोई भी तबका जो सामाजिक तौर पर, शैक्षिक तौर पर अगर सरकार मानती वो पिछड़ा हुआ है तो उसको विशेष अधिकार दिए जाने चाहिए, उनके लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए। रक्षा मंत्री जी, हम पूछना चाहते हैं, क्या संविधान आपने पढ़ा नहीं है? क्या नहीं पढ़ा तो अपने सेक्रेटरी साहब को कहिए ना दे और बताएं कि देश में आर्थिक आधार पर जो आरक्षण आपने किया है वो भी संविधान के खिलाफ है, इसलिए आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। और इसीलिए जो ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है, जिसको माननीय राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर तय की, लोगों ने उनके कान में बताया, लोगों ने अपनी बातें उनको बताई, और जो आज राहुल गांधी जी आगे लेके चल रहे हैं, ये बड़ी लड़ाई। इस लड़ाई में हमारे सबके बराबर समानता की लड़ाई, सम्मान की लड़ाई है। और हम ये कहना चाहते हैं, जब तक ये सामाजिक न्याय की लड़ाई अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचेगी, सरकारें आएंगी और जाएंगी। लड़ाई हमारी सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे ले जाने की। सुभाष की यादव जी हमारे बहुत अच्छे मित्र थे और आंदोलन के साथ माननीय शरद यादव जी, उनकी बेटी ने, शरद यादव जी हमारे सामाजिक न्याय के मंडल आयोग की वजह से आए, हमने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अब उस लड़ाई को, उस साझा विरासत की लड़ाई को राहुल गांधी जी अगर आगे ले जा रहे हैं, हम कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ लड़ेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। जहां उनका पसीना बहेगा वहां दलित आदिवासी खड़े अपना खून बहाएंगे। जय भीम, जय भारत। मेरी वहाँ का शादी तीन तार कर लेंगे, एक्सएलआर लगा देंगे वो भाई केबल। धीरे बोल, थोड़ा धीरे बोल। नहीं, ये सेशन के बाद मैं यहाँ पर सवाल जवाब लूंगी भी, पर उसके लिए मैं गुजारिश करूंगी हमारे पैनल से कि कम से कम 2 मिनट का समय पूरा करने का काम। मैं अब यहाँ पर बुलाना चाहूँगी मलकीत सिंह बिरनी जी को, जो एक्स मिनिस्टर है पंजाब के और नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन। मलकीत सिंह, हम लोगों का नेक्स्ट पैनल का टाइम शुरू हो चुका है।
आज आप सारे और मेरे सामने बैठे आज बहुत ही क्योंकि आज जो तेरे आगे लग जाए सर को आइडिया लगा दो मीडिया की कैंसिल होगी हमारी बहुत सारी ओबीसी की डिमांड है। वैसे तो राहुल जी ने खुद बोल दिया कि जितनी जिसकी संख्या बढ़ी उतनी उसकी हिस्सेदारी, और मैं जानता हूँ जो राहुल जी कहते हैं करके दिखाएंगे। अभी मेरे से पहले मंत्री जी बोले गए थे, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि हमारा एमएलए बन जाना, एमपी बन जाना, मिनिस्टर बन जाना कोई मायने नहीं रखता कि जब हम आपका कुछ करवा ही नहीं सकते हैं कैबिनेट से तो क्या फायदा। मैं ये कहना चाहता हूँ सही बोले गए हैं, मैंने भी देखा है जब हमारी वहाँ मेजोरिटी नहीं है, हम सिंगल आदमी होते हैं कैबिनेट के 20, 25, 18 भी बैठे होते हैं एक आदमी, जब हम अपनी बात रखना चाहते हैं पीछे से सब कर लेते हैं। वो पहले गाइड की तरह पढ़ते हैं हमारे ऊपर, वो पहले सोचा होता है जो एजेंडा है उसके ऊपर किसी बोलेंगे, रोक देते हैं। अगर हम ज्यादा उसे करेंगे तो फिर उसमें 2-4 हमारे जो सीनियर मेंबर होते हैं बोल देंगे चलो ये देखो चीफ मिनिस्टर साहब ने जो डिसीजन करेंगे वो ठीक है। इसलिए हमें जरूरत है रिजर्वेशन की, हमारी सीटें रिजर्वेशन की, ताकि हम भी मेजोरिटी में आके बराबर बैठेंगे तभी हमारी बात बनेगी। मैं तो 2-4 बातें करूंगा, जल्दी खत्म कर दूंगा कि राहुल जी के पास में नहीं पहुंचने जरूर है, मेरे कॉपी भी है मैं दे दूंगा। मैं चाहता हूँ सबसे पहले हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, उसमें हमारी जो 5% रिजर्वेशन है मैं जल्दी पढ़ता हूँ। तीसरा हमारा है पंजाब के अंदर जो है 5% employment in all government department, all boards, all corporation and all institutions which are getting government aid, उसमें भी हमारी है। हमारी इम्प्लीमेंटेशन रिजर्वेशन की ओबीसी इन पंचायत राज विलेज से लेके ब्लॉक तक जिला परिषद पंजाब लेवल से होनी चाहिए सारी ये रिजर्वेशन। जैसे सीटें रिजर्व हैं एससी के लिए, हमारी ओबीसी के लिए ये होनी चाहिए। मांगते हैं हम आपके साथ रहेंगे, खून तक देंगे आपके लिए, पर हमारी ये उसके बाद चलता है इम्प्लीमेंटेशन सीट्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा राज्यसभा और बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ओबीसी पंजाब रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूएंसी अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट में भी विधानसभा में जितनी हमारी है उतनी हिस्सेदारी हमें मिलनी चाहिए और दर होनी चाहिए, एक्ट बनना चाहिए इसके बारे में। कास्ट बेस्ड जो है सेंसस वो होना चाहिए, तभी उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमारी एग्जैक्ट कितनी हमारी परसेंटेज है तो कितना हमें मिलना चाहिए। हम चाहते हैं फीस स्ट्रक्चर जो है हमारा ओबीसी के लिए स्टूडेंट शुड बी ए पार्ट इन एससी एसटी हमारा बहुत ज्यादा है, उसके लिए हम वहाँ कितना पेमेंट हमारे गरीब लोग कर नहीं सकते। ये इलेक्शन में चाहिए ओबीसी में कैंडिडेट शुड बी ए पार्ट इन एससी एसटी कैंडिडेट जो की है वो हमारी भी वही होनी चाहिए। इनकम एलिजिबिलिटी ऑफ ओबीसी
student scholarship should be equivalent to that of creamy layer which is present at 1 lakh. हमारी उसके साथ ये बहुत हाई है। उसके बाद हमारे कुछ है, हमारे जो सर्टिफिकेट दो इशू होते हैं, एक क्रीमी लेयर का, एक कोई हमें एक होना चाहिए, हम चाहते हैं एक ही हो हमारे पास। एक हमारा है provide personal status to Punjab State Backward Classes Commission on the line of National Commission Backward Classes। वो हमें बहुत जरूरी है, चाहिए हमें। एक हमारा जो 15 ओवरस्ट क्रीमी लेयर जो हमारा कंसेप्ट कंपोज किया हमने बैकवर्ड क्लास के ऊपर, हम चाहते हैं उसको खत्म किया जाए ताकि हम भी सारे जो चीजें हमारे हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सके, इधर बेनिफिट ले सके। जब तक ये खत्म नहीं होता है तब तक हमारी जो क्रीमी लेयर है वो 8 लाख है, उसकी लिमिट उसको कम से कम 15 लाख किया जाए। जब तक वो खत्म नहीं हो तब तक ब्रांड बेस को मैंने बोल दिया कि जब तक खत्म नहीं होता तब तक ये हमारा 8 से 15 लाख कर दिए जाए। Implementation, reservation and promotion OBC by government of Punjab, ये भी हमारे सरकार को करना चाहिए। और direct recruitment including to the post of deputy secretary, joint secretary should be done through PSC by implementing the reservation policy of the junior government। अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए थी हमारे बहुत लोग हैं। उसके बाद हमारी है जो 50% सीलिंग रिजर्वेशन पे reservation percent of OBC and 52% should be given to OBC in education, employment of ministry in junior government as well as Punjab government as per Mandal Commission। आगे हमारा implement reservation in judiciary in private sector for backward classes as per Mandal Commission recommendation। Adequate budget allocation to OBC welfare and special component plan of OBC category should be created in junior government budget as well as Punjab government budget। According to the Apprentice Act 2007, Apprentice Act OBC Reservation Amendment Act 2007, which was passed by both House of Parliament, reservation of OBC should be implemented on the basis of state population, for example 76% in Tamil Nadu state contingent। In all state regional level recruitment conducted by the junior government, minimum 27% guaranteed by the state government should be implemented whenever the reservation percentage OBC, SC, ST combined is less than 10%. To that extent, the reservation percentage should be increased beyond 27%। Inspection of all roster registers maintained by the Union Government Department and PSUS and public government by OBC Association to be permitted। Branches of National Backward Commission and CBC should be set in each capital or each state capital। Implement Constitution Amendment and the second where OBC inducted in Constitution as Article 342A, socially and educationally backward, so all the facilities entitled under 341 should be given to 342A as well for the backward classes। मैं बहुत लंबा ना जाता है, इसके बाद मैं इतनी बेनती करूंगा, राहुल जी आ रहे हैं, हमारे जस्टिस एक्सपेरिया जी नीचे बैठे हुए हैं, जस्टिस वरिंदर जी बैठे हुए हैं, जिनकी बहुत बड़ी मेहनत है हमारी ओबीसी के लिए, इनको आगे लाने के लिए, इनके हक दिलवाने के लिए। मैं उनसे बेनती करूंगा जस्टिस साहब आप बोलेंगे, अच्छा लगता हमें भी अगर पंजाब में भी हमारा एक स्पीकर 2 मिनट के लिए राहुल सिंह वजह होता, पर उस टाइम की कम्युनिटी नहीं हो पाया। पर मैं बेनती आपको करूंगा कि हमारी जो मैंने बात की थी कॉपी पेपर है वो राहुल जी के पास पहुंचे
जब तक हमें ये रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, हम जीत के आगे कैबिनेट के बीच पूरे बराबरता से बैठेंगे, तभी हम इनके लिए करवा पाएंगे। इंडिविजुअल सिंगल अप्रूवल के बीच के बीच हम वहाँ से जस्टिस नहीं पा पाएंगे। यही मेरी गुजारिश है आपको, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको कि आप मुझे रखवा के राहुल जी को जहाँ बुला कर हमारी तकलीफें जो सुनाएंगे, और हम वादा करते हैं कले पंजाब में पूरा हिंदुस्तान के लोग वादा करते हैं राहुल जी के साथ आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, संस्थान को जाओ, को जाओ। जय हिंद, जय भारत। राहुल गांधी जी की सभा सोनीपत में खत्म हो चुकी है और वहां से वो निकल चुके हैं। लगभग 1 घंटे में वो हमारे बीच में हैं। इस बीच मैं अपने अगले पैनलिस्ट परमिंदर पाल सिंह जी, जो कि रिटायर्ड सेशन जज हैं, परमिंदर पाल सिंह। Honorable Mr. Justice D. Ashwarya ji, Chief Justice, retired. Honorable Mr. Justice Ravinder Singh, Justice, Judge Advocate. पहली कतार तो लेके सब तो अखीरली कतार तक लाइन में बैठे हुए मेरे दोस्तों, बहनों, भरावों मैं आज असी सारे संविधान सम्मान सम्मेलन वास्ते इकट्ठे हुए हैं। ये ठीक है कि असी सारे जो थे पहुंचे हुए हैं, असी संविधान का सम्मान करते हैं, पर पिछले 10 साल तो जो सरकार भारत में राज कर रही है, संविधान का सत्कार करना, सम्मान करना बंद कर दिया गया। इसलिए बहुत सारिया उदाहरण सारे पता है, सारे अखबारों में पढ़ते रहते हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि अज असी संविधान के सम्मान बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जो जिसका खराब कर रही है, जिसको तोड़ फटोड़ कर रही है, वो बीजेपी सरकार कर रही राहुल गांधी जी को पहुंचे रखिया मैं चाहूँगा कि एमएल जिस तरह पंचायती राज एक्ट बना के राजीव गांधी जी ने उस टाइम मैंबर पंचायत तो लैके जिला परिषद हर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब वास्ते रिजर्वेशन की सी। उसी तरह ही हुण इस गल की जरूरत है कि एमएलए और एमपी वास्ते संविधान के अमेंडमेंट करके एमएलए और एमपी वास्ते सारिया जो SC ST की रिजर्वेशन है और बैकवर्ड क्लास की रिजर्वेशन नहीं है, उसके वास्ते थोड़ा साइड हो, उधर जाना मेरे को, निकल जाऊंगा, क्या दिक्कत है? कहाँ से घूम के आऊँगा? या तो तूने राउट लिया, रास्ता तो रोक रखा है। रिजर्वेशन है। थोड़ा सा खड़ा हो जा तू एक बार चैनल से तू फिर तो एक बार खड़ा हो ले। कोई भी रिजर्वेशन किसी वास्ते भी नहीं है। वही तो मैंने क्या यार, कोई गल ये हिलना ही है तेरा सिस्टम, रास्ता तो देना है ना। चल ਆਪਾਂ बैठण ਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, घूम के आ चल हो खड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵੇੜਨਾ हो जा यार, हो जा, बढ़ जा, चले जा। दूसरी साइड ਨੂੰ ਆ ਜਾ घूम जगह है यार, कौन है? केदा कैमरा मैन है तू? दूसरी साइड तू केदा कैमरा मैन है?
ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਿਹਦਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੈ। कोई भी सम्मान नहीं ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਧੱਕਾ ਥੋੜੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। तो आप किसी ठाक रिजर्वेशन नहीं रहेगी। तो मैं ਇਹ ਹੋਰ ਆਉਣੇ ਨੇ और आएंगे राजीव राहुल गांधी जी ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਸਰ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਓ उसका काम करा जा बाहर आ जाना। अरे आ जाओ सर आप ठीक है बाहर आ जाओ। होनी है तो एक समय की मांग है। थोड़ा टांग निकाल ले बस। ਉਹ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵਾਂ ਕਿੱਥੇ हाँ तो ਫੇਰ टांग निकाल ले बस। ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਜਾਓ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਡੱਪ ਜਾ ਜੇ कैमरा तो वैसे भी मूवमेंट में दे रखा है इसलिए कौन सा दे रखा है। यहाँ इधर आ जाना निकल जाने तो सारे सारे उधर से निकलो अभी यहाँ पर बस उसके बाद कोई अपना कैमरा काम करने। अरे हम भी तो काम फ्री में आए हैं। हम भी तो काम करने आए हैं। हम भी काम करने आए हैं। छोटी बहन है सर्दियाँ काम करने ਉਹ ਲੰਘੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੱਪ ਜਾਓ ਉਹ ਲੰਘੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੱਪ ਜਾਓ। कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जस्टिस ਆਉਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਲਾ नहीं रहे ਹੈਗੇ। जस्टिस वीरेंद्र सिंह यादव जी सभी स्टेज पे विराजमान हमारे पैनलिस्ट और सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों नौजवान साथियों प्यारे बच्चों, आज जो हमारे ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास कल्याण महासभा जो काम कर रही है, मैंने वो कहा भी था लिम्बा जी प्रोफेसर साहब हैं जो हमारे पूरे हरियाणा में इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं। इस सरकार से लड़ते हुए इधर झाझनवाड़ा प्रोफेसर साहब दोनों ने बड़ी मेहनत की है उनके लिए, और एक हमारे देवी शंकर जी, 3 लोग जो बड़े मेहनत से लगे हुए हैं। उन्होंने किसके लिए, ये सरकार किसी की नहीं है। मेरा तो एक ही मानना है जो बैकवर्ड क्लास के लिए जो इस सरकार ने क्रिमिलेयर लगा रखा है, ऑल इंडिया में कहीं भी नहीं है जो हरियाणा में है। ऑल इंडिया में 8 लाख का, हरियाणा में 6 लाख का, और उसमें भी कृषि की जो आय है वो भी जोड़ के रखी है, और सैलरी इंक्लूड दोनों जोड़ के रखी है। तो ऑल इंडिया में कहीं भी नहीं, हमारे बच्चों के सर्टिफिकेट तक नहीं बढ़ रहे। तो मंत्री जी ने बताया ना, जो हमारा MLA मंत्री बनना हमारा लक्ष्य नहीं है, समाज को दिशा देना हमारा लक्ष्य है। वही लक्ष्य पर अगर ध्यान रखेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के वचनों पे चलते हुए अगर हम अपने समाज को नहीं बचा पाए तो फिर राजनीति करने का और करने का कोई फायदा नहीं। सबसे पहले समाज पहले, राजनीति बाद में। आज जो हमारा SC BC माइनॉरिटी का जो हाल है उसको बचाने के लिए हमें किसी से लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। मेरा तो मानना है कि जब ये जो महापर्व चला हुआ है, इसमें जब वोट का जो अधिकार मिला हुआ है, वो वोट का अधिकार के साथ आने वाली 25 तारीख को जो संविधान का जो सम्मान करे, जो संविधान को बचाए, उसके पक्ष में वोट डाल के उंगली से उसको मार सकते हैं। उसी के साथ जो राहुल गांधी जी हमारे चले हुए हैं संविधान को बचाने के लिए, वो वही संविधान को बचाएंगे और संविधान का सम्मान भी वही करते। ये विपक्ष जो पार्टी है बीजेपी ये नहीं करती कभी भी। नरेंद्र मोदी ने तो आपने देखा होगा छोटी पंचायत हरियाणा की, उन्होंने उनको पीटा, हमारी पहलवान बेटियों के साथ क्या व्यवहार किया, ऐसा व्यवहार ये बीजेपी करती है। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी संविधान का सम्मान करते हैं और संविधान को बचाने में लगे हुए हैं, और बचाने में हम उनका साथ देकर आने वाली 25 तारीख को सिर्फ हमने एक उंगली से बटन को दबाना है बस। मेरा तो यही मानना है। आप लोगों का यहाँ आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।
धन्यवाद एलुराम जी। अब मैं अपने अगले पैनलिस्ट एडवोकेट राकेश बहादुर जी, जो ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको बुलाना चाहूँगी। सर, हम लोगों को नेक्स्ट पैनल साथियों, आज इस देश में एक अजीब सा माहौल चल रहा है। इस देश में एक दलितों की, देश के आदिवासियों की, देश के पिछड़ों की लड़ाई लड़ने के लिए कोई मैदान में आया है तो उस नेता का नाम है श्री राहुल गांधी। मैं ये मुद्दे को लेकर इसी सभागार के अंदर हमने एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया था। जितने लोग अंदर बैठे हैं उससे ज्यादा बाहर थे। उसमें मैं सहयोग हरियाणा प्रदेश की जो हमारी ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा की प्रधान है रीना वाल्मीकि जी कुरुक्षेत्र से 500 आदमियों के साथ आई थी। हमारा संगठन अभी पिछले 16 और 17 तारीख को सितंबर को चंडीगढ़ के लुभाना भवन में हमने 18 राज्यों के SC, BC और माइनॉरिटीज लोगों की मीटिंग करी थी। तो हमें बड़ी खुशी है। मैं समृद्ध भारत फाउंडेशन को इस बात की बधाई देता हूं, उनके नेताओं का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने देश के बड़े बड़े नेताओं को आइडेंटिफाई करके, उनके संगठनों को आइडेंटिफाई करके, पुष्पराज जी जैसे नेताओं ने हमें मौका मिला। ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा अंत में मैं ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा के बिहाफ पे समृद्ध भारत फाउंडेशन को विश्वास दिलाता हूं कि राहुल गांधी जी के इस आंदोलन के अंदर पूरे देश के अंदर ऑल इंडिया अम्बेडकर सभा का साथी, अम्बेडकर सभा का एक एक बच्चा आपके साथ लड़ाई लड़ने की सदैव तत्पर रहेगा। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद राकेश बहादुर जी। अब मेरा नंबर है। अपनी बात को मैं संक्षिप्त में रखूंगी। आज हम लोग यहाँ पर जिस मुद्दे पे जो हमारा पैनल है, जो आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता की बात करता है राजनीति में, क्या है ये स्वतंत्रता? आर्थिक और सामाजिक पहिया जो है संविधान का ऐसे 2 पहिए हैं जो साथ में चलते। आप देख लीजिए, जाति का ग्राफ उठा के देख लीजिए कि आर्थिक रूप से जो कमजोर है, जो गरीब है, वो आपको निचली जाति के ही मिलेंगे। और जो लेकिन आपने जगह ऐसी लगाया है, लोग जाएंगे तो सही ना, वो आपको ऊपर ही। मैं भी मीडिया से हूँ। अगर आप रास्ता ये समानता हम लोगों को कभी कोई गल तो हुई है ना। जाति, आर्थिक व्यवस्था, सारी रोड थोड़ी रोक दोगे कभी कोई 25 लोग बैठे हैं 30 लोग एक रो के अंदर। संविधान हमें बराबरी वो तो तुम्हें सोचना चाहिए था कि डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, ऐसे काम करने की आदत है। कि आज हम जब 75 साल में खड़े हैं, जो तुम्हारा परफेक्शन बना रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं? नहीं तुसी फिर पहला कैमरा क्या है हालात बात नहीं है। तो क्या है हालात बेरोजगारी, सीट है इसलिए बैठ रहा हूँ। कितने बेरोजगार हैं और कितने रोजगार हैं? क्या है हालात किसान के, मजदूरों के, महिलाओं? पार्टी का वो है, कहीं का वो पार्टी नहीं बुलाया। दिल्ली में सरकार बनती है, प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, देश की बता भाई, मैं तो स्टेज के आगे से आ जाऊंगा, बता दे कौन सा रास्ता है। 21वीं सदी में दिल्ली से आप जैसे ही थोड़ा सा चलते जाएंगे, यमुना पार करेंगे, 19वीं सदी लग जाएगी। जैसे जैसे यमुना पार करेंगे, कैमरा हिला रहे हो आप, पूर्वांचल में घुसेंगे तो 18वीं सदी लग जाती है। और धीरे धीरे अब तो आप मणिपुर पहुंचेंगे तो आप 17वीं सदी में पहुंच जाएंगे। ये व्यवस्था है। आज संविधान होने के बावजूद हम इतने पीछे खड़े हैं कि हमको सोचना पड़ेगा कि हमारे लोग कहाँ खड़े हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो सामाजिक रूप से कमजोर है। संविधान ने हमें आज़ादी दी है कि हम वोट दे सके, संविधान ने हमें आज़ादी दी है बोली की
बाबा साहब ने जो हमें हथियार दिए हैं बोली और वोट के, इसको आज हम अगर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि संविधान खतरे में है, लेकिन ये हैसियत किसी की नहीं है इस देश में जो इस संविधान को बदल सके। वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो आज इस ऑडिटोरियम में लोग बैठे हैं ये बुलाए हुए या आयोजित करे हुए लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो सच्चाई में संविधान के साथ खड़े हैं, जो बाबा साहब के सपने को पूरा करने जा रहे हैं। और ये लोग सड़क पे उतर जाएंगे पर संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। यहाँ पर जितने भी हमारे पैनलिस्ट आए उन्होंने अपने अपने एरियाज की बात करी और जो भी उनके टॉपिक्स हैं उसकी बात करी, उस सब का हम स्वागत करते हैं। लेकिन आज हम देश में भाइयों बहनों धर्म बदल सकते हैं लेकिन जात नहीं बदल सकते। तो सोचिए हम कहाँ खड़े हैं। घर वापसी की बात की जाती है, जरा पूछिए जो लोग घर वापसी करते हैं वो कौन सी जात में घर वापसी करते हैं और उनको कौन लोग अपनाते हैं। जो देश में झूठ का, अन्याय का एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, ये लड़ाई उसके लिए है। सदियों बाद आज देश में संविधान की बात हो रही है, सामाजिक न्याय की बात हो रही है। जो हमारी आज मौजूदा सरकार है वो बहुजन के आधार पर कहते हैं हम सत्ता में आए, बहुजन के आधार पे आप सत्ता में आए। क्या हुआ उन बहुजनों का? क्या हुआ वुमेन रिजर्वेशन का जिसके अंदर आपने कोटे के अंदर कोटा नहीं देने के काम किया? क्यों आपने जो मूल व्यवस्था है, जो हमारे देश का ज्योग्राफी है, उसमें एक साइजेबल पॉपुलेशन ही है जो आगे बढ़ी है, सिर्फ वही क्यों बढ़े हैं? क्यों जो 80% लोग जो मर चुके हैं, जिनको शोषित किया गया है, जो इतने दबे रहे हैं वर्षों से, उनको आगे ले जाने का काम नहीं किया गया है? आज हम उस व्यवस्था में खड़े हैं और हमको ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं हुआ और हमारी क्या कमजोरी रही है। एक आदमी देश में निकला था जिसने यात्रा करी, भारत को जोड़ने का काम किया, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, हर उस संस्था से उन्होंने जुड़ने का काम किया। आज हम उनको सलाम करते हैं कि आज वो सामाजिक न्याय के मुद्दों को साथ में आके लेकर चल रहे हैं। अपने न्याय पत्र में जातिगत जनगणना जैसी बात कर रहे हैं, जिससे जो लोग कहते हैं कि जात पात पे बांटने की बात हो रही है, नहीं भाइयों बहनों, उसमें जात पात पे बांटने की बात नहीं हो रही है, उसमें गिनती की बात हो रही है। और ये सरकार डरती है कि अगर गिनती हो गई तो पता चल जाएगा कि देश के संसाधनों पर किसका कितना हक है, किसकी कितनी हिस्सेदारी है। ये हम लोगों को जागना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा कि हमारी हिस्सेदारी मजबूत हो। कितने चीफ सेक्रेटरी है हमारे, आप बताइए, कितने जज हमारे पहुंचते हैं व्यवस्था में? मुट्ठी भर लोग हैं, गिनती के भी नहीं है, जीरो। आज हम यहाँ खड़े हैं और जो पहुंच भी जाते हैं तो उनकी बोली बंद कर दी जाती है। जो सदन में सांसद बन के पहुंचता है, विधायक बनकर पहुंचता है, दलित समाज का, पिछड़े समाज का, आप मुझे बताइए, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या कोई सी भी पार्टी, उसको कितनी आजादी अपनी बात रखने के लिए? ये बदलना पड़ेगा, हमें आजादी लेनी पड़ेगी बोलने की और अपनी समाज की और अपने लोगों की सदन तक आवाज पहुंचाने की। और ऐसे लोग पहुंचे जो बिना डरे, राहुल गांधी जी की तरह बिना डरे अपनी बात रखें। संविधान की सच्ची अगर मैं देखूं परिभाषा और बाबा साहब अम्बेडकर की सच्ची श्रद्धांजलि अगर ये होगी कि जो रिजर्वेशन के जरिए, चाहे वो मंडल कमीशन हो या सदन में पहुंचने की जो आरक्षित सीट है, भाइयों बहनों, बहुत जरूरी है कि ऐसा समय हमारे देश में आए कि हम लोग रिजर्वेशन के बिना सदन में पहुंचने का काम करें। तब वो सच्ची जीत होगी संविधान की, तब वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी बाबा साहब की कि कोई दलित एससी रिजर्व सीट से चुनाव ना लड़े, केवल वो कोई भी जनरल सीट से जाकर चुनाव लड़ सके। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने संकल्प लिया है कि सामाजिक न्याय के साथ वो खड़े हैं और अंतिम सांस तक खड़े रहेंगे। हम लोगों को उनके हाथों को मजबूत करना है। आप लोग आज यहाँ पर उनको बड़ी संख्या में सुनने आए हैं, वो यहाँ पर आकर आप लोगों से मिलकर बेहद खुश होंगे और आपसे जुड़ने का उनको सौभाग्य मिलेगा। और ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो इस तरह की मुहिम से जुड़ रहे हैं और आप लोगों से जुड़ना चाह रहे हैं। तो आप लोग उनको मजबूती देंगे कि नहीं देंगे? एक बार हाथ खड़े कर दीजिए, मजबूती देंगे कि नहीं देंगे? हम सब मिलके उनको सामाजिक न्याय के मुद्दे पर और जो उन्होंने आधार बनाया उनको मजबूती देने का काम करेंगे। आप सब लोग यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं चाहूंगी कि नेक्स्ट पैनलिस्ट आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।